हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कुछ और सोर्सेज के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे वाटर पॉल्यूशन के प्रोमिनेंट कॉजेज क्या होते हैं। अभी तक जो हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर चुके हैं कॉजेज, उसमें है एक हमारा सीवेज वाटर के गटर के पानी से जो है वो वाटर पॉल्यूशन कैसे कॉज कर सकता है, एक हमने इसको देखा। दूसरा फैक्टर हमने देखा था जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है अपार्ट फ्रॉम सीवेज वाटर, फॉर्म्स और इंडस्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है, अगर वो नॉर्मल वाटर सोर्सेज में जाकर मिक्स हो जाए तो उसकी वजह से कैसे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सोर्सेज की। हालांकि जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको एग्रीकल्चर में डलने वाले जो पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और दूसरे प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनका हार्मफुल इम्पैक्ट बताया था कि वो पानी में जाकर अगर मिक्स हो जाएं या फिर वो रिस रिस कर नीचे चले जाएं, सॉइल अगर पोरस है उस उनके अंदर पार्टिकल्स की अगर इंटरस्पेसिंग ज़्यादा है, अगर इस प्रकार की मिट्टी या इस प्रकार की ज़मीन है, तो कैसे जो है वो ग्राउंड वाटर को प्रभावित कर सकता है। राइट। तो एग्रीकल्चर सोर्सेज को एक बारी तरह हम डिटेल से देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सोर्सेज, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, अगर होता है तो अब एग्रीकल्चर रन ऑफ कैसे बनेगा, क्या होगा एग्रीकल्चर रन ऑफ में। मान लो ये एक जगह है, ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है। ठीक है, ये है अपनी एक एग्रीकल्चर फील्ड जिसकी हम बाउंड्रीज भी बना देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर खेती होगी, किसी भी तरीके की यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, तो आपको पता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कम है, केमिकल एग्रीकल्चर ज़्यादा है। ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पर केमिकल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है। अब देखो, सॉइल में खुद नेचुरल प्रकार से कुछ सॉल्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन एडिशनली जो चीज़ें मिली हुई है एक मिट्टी के अंदर, वो आती हैं मेजरली अलग अलग और भी सोर्सेज से, लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, और बहुत सारे अन्य सोर्सेस। ठीक है, और और भी अन्य प्रकार के केमिकल्स जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या फिर कीटनाशकों का, लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं कीड़ों को मारने के लिए। जैसे दक्षिण भारत में जब भुट्टे की खेती हुई थी एक बारी 2017, 18 और 19 में, तो कौन सा पेस्ट अटैक हुआ था वहां पर? फॉल फॉल आर्मी वॉर्म। ठीक है, फॉल आर्मी वॉर्म लग गए थे ना मक्के के ऊपर, भुट्टे के ऊपर। इस प्रकार के कीड़े जो हैं वो ना लगे तो क्या कह रहे हो, ग्रास ऑपर? नहीं, मैं वीट की बात नहीं कर रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कानों से सुनो। मैं कह रहा हूँ साउथ इंडिया में जब कॉर्न की खेती हुई थी कुछ साल पहले, तो उसके ऊपर किसका अटैक हुआ था, कौन से पेस्ट का? फॉल आर्मी वॉर्म का। फॉल आर्मी वॉर्म है वो, आप जानते हो उसको। अनन्या, आपने नाम सुन रखा है फॉल आर्मी वॉर्म का? मैं दिखाता हूँ आपको। फॉल आर्मी वॉर्म कुछ ऐसा दिखता है। साउथ इंडिया में कुछ साल पहले भुट्टे की खेती हुई थी। कौन, आप जानते होगे, ये जो भुट्टा जो अपन खाते हैं, ठीक है, ये कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया था और पूरे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो कॉर्न की जो फसल थी उसको बर्बाद करके रख दिया था इसने। ठीक है,
अब ऐसे कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए हम जो अलग अलग प्रकार के कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ होते हैं? प्लांट्स के अंदर जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। अब क्या होता है, जब हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स और सॉल्ट्स होते हैं। उनमें से कुछ प्रोमिनेंट हैं जो कि आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अलग अलग प्रकार के नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, एमोनिया और बहुत अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या केमिकल्स। ठीक है। लेकिन इसके अलावा इनमें कुछ, इसको क्योंकि अब ये डेंजर वाले हैं इसलिए मैं इसको पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ, कुछ हो सकते हैं इनके अंदर टॉक्सिक मेटल आयंस भी, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो कि अगर हद से ज़्यादा, अति की मात्रा में अगर खेती बाड़ी के ऊपर, अगर खेतों में अगर छिड़काए जाएं खेती बाड़ी करते हुए, तो वो फसल के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। ठीक है। अब होता क्या है, इस डायग्राम को जूम करते हैं उस दिन की तरह जैसे हमने इसको पढ़ा था अभी। हाँ बताओ मयूर। बट वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मयूर। पेशेंस तो रखो कि रन ऑफ समझाने से पहले बताना तो पड़ेगा ना कि ये वर्क कैसे कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, रुको। देखो, ये जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि हमने जो है इसको कुछ स्प्रे करा है खेतों के ऊपर, और कुछ छिड़काव करा है, और कुछ पाउडर डाला है, तो वो जो है प्लांट्स के आसपास इधर उधर घूम रहे हैं। घूम क्या रहे हैं मतलब कोई कीड़े नहीं है, पड़ा हुआ है ये पाउडर और ये जो छिड़काव है पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन सब का। ठीक है। और ऐसे ही हम कुछ ले लेते हैं येलो कलर के, ये समझने के लिए कि जो वाइट और ये जो येलो डॉट्स हैं ये अलग अलग प्रकार के खेतों पर छिड़के गए पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज़ें हैं। ओके। ये सब क्या कर रहे हैं? खेत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ों का छिड़काव यहाँ पर करा गया है। ठीक है। अब देखो, मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करा था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। फॉर एग्जांपल, बिहार का एग्जांपल लेते हुए अगर आपको याद होगा कि मान लो एक फार्मर है बिहार का, वो इतना अवेयर नहीं है। देखो, एक फार्मर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कि वो एजुकेटेड हो। एजुकेटेड वर्ड फार्मर के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं, खेती बाड़ी के लिए एक्सपीरियंस, तजुर्बा और राइट ज्ञान होना चाहिए एक किसान को, है ना। तो मान लो जैसा कि हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा था, बिहार का एक किसान है और वो अनअवेयर है, वो अनअवेयर है, उसको पता नहीं है कितनी मात्रा के अंदर अगर उसने कुछ सीड्स जो हैं वो डाले हैं, उसको सो करा है, तो कितनी मात्रा के अंदर उसको केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये डालना है अलोंग विद वाटर। अब याद है मैंने दो आपको चीज़ें बताई थी। एक किसान, दो किसान हैं और दोनों अनअवेयर हैं। एक को पानी जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ज़्यादा डालना था, इसने कम डाल दिया। एक को कम डालना था, इसने ज़्यादा डाल दिया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कहोगे पानी के बारे में तो सर किसान को पता ही होगा, इतना मूर्ख थोड़ी ना होगा अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो। देखो, वो ना पानी की मात्रा भी ना अलग अलग क्रॉप के हिसाब से आजकल बदलने लगी है, जब से ये हाई यील्डिंग वैरायटी के जो क्रॉप्स हैं वो आए थे, जो सीड्स हैं वो आए थे। ठीक है। इसमें ना वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है। अब HYB वैरायटी ऑफ सीड्स, आपने ये जो है, ये जो फसल जो मैंने बनाई है, ये सारी की सारी जो फसल है, आप ऐसा मान लो ये जितनी भी जो फसल हमने बनाई है अपने ऊपर डायग्राम के अंदर, ये सारी की सारी फसल जो हमने बोई है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हमने बोए हैं, जो सैपलिंग्स बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे। ठीक है। और जिससे हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा जो भी है, या क्रॉप्स किसी अन्य प्रकार के। अब यहाँ पर क्या है, हमने HYB वैरायटी ऑफ सीड्स को यहाँ पर डाला, और मान लो कि यहाँ पर जो खेती हो रही है, हम यहाँ पर वीट और राइस जो है वो ग्रो करना चाह रहे हैं, जो कि प्रोमिनेंटली सबसे फेमस HYB वैरायटी के सीड्स हैं चावल और गेहूं को ग्रो करने के लिए।
अब हमने बड़े सारे प्रकार के केमिकल्स का छिड़काव करा और वो खेतों में इस प्रकार से बिछ गए। ओके, अब क्या होता है, फार्मर को अवेयरनेस किस चीज़ की नहीं है? फार्मर को अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है कि अगर उसको इस खेती बाड़ी में जो है HYV वैरायटी सीड्स डालने के बाद जो पानी डालना है, यहाँ तक जो पानी पहुँचाना है, तो पानी की मात्रा कितनी होगी उसको एक्चुअली ये जो वाटर है ये नहीं पता कि कितनी मात्रा के अंदर उसको डालना है। ओके, कि अगर वो HYV वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल कर रहा है तो वाटर जो है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर डाले इसके अंदर इन फसलों के साथ, इसके बारे में उसे अवेयरनेस नहीं है। ही इज अनअवेयर अबाउट दिस। अब उसने मान लो कि पानी ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि मुझे आपको ये टर्म समझानी है सबसे पहले, रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल ये ले के चल रहे हैं कि इसने पानी ज़्यादा डाल दिया जबकि इतना डालना नहीं था। इसने भर भर के जो है वो खेतों में पानी की सप्लाई कर डाली, जहाँ पर ये जो फसलें हैं जिनको पानी इतनी मात्रा में नहीं चाहिए था, लेकिन इस फार्मर ने भर भर कर यहाँ पर जो है वो पानी डाल दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है, क्या हो सकता है? देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर जो ऊपर, इसके ऊपर जो छिड़काव है इन कीटनाशकों का, इन फर्टिलाइजर्स का, ठीक है, वीडीसाइड्स केमिकल्स का, कुल मिलाकर सारे के सारे केमिकल्स हैं और उसके अंदर कुछ टॉक्सिक मेटल्स भी हो सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एग्री? अगर कोई भी चीज़ अगर कहीं पर किसी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर रही है किसी क्रॉप की, इसका मतलब ये नहीं होता आपने इंजेक्शन मार के किसी फ्रूट को बड़ा बना दिया, उसको ज़्यादा मीठा बना दिया, एक खरबूजे का साइज़ बड़ा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता दैट इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अल्टीमेटली। क्योंकि हम लोग एक कॉमन नाम दे रहे हैं इन इस एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर जो चीज़ें डली हुई हैं उसको एक कॉमन नाम दे रहे हैं हम लोग कि इसके ऊपर केमिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस केस में, अगर आप मान के चलो जो फर्टिलाइजर्स हैं जो इसके ऊपर डाले गए थे, तो फर्टिलाइजर जो है इट कंटेन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर की मात्रा अगर सही नहीं बैठी, जितना डालना चाहिए अगर उतना नहीं गया, यानी कि ये जो तीन चीज़ें हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये एक प्रकार से प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। ये जो 1, 2 एंड 3 है ये प्लांट को ग्रोथ भी देंगे, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इनहेंस करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इनहेंस करेंगे। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में अगर इनको डाल दिया जाए इन फर्टिलाइजर्स को, जिसके अंदर ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकता है बाय लीचिंग और इट में बी मिक्स विद सरफेस वाटर। अब रन ऑफ कैसे होगा समझने की कोशिश करते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण दो चीज़ें हैं। एक, बगल में कोई एक वाटर सोर्स है, इस पानी इस एग्रीकल्चर फील्ड के बगल में कोई एक वाटर सोर्स है। हम छोटा सा एक पॉन्ड का एग्जांपल मान के चल लेते हैं। ये एक पॉन्ड है यहाँ पर बगल में इसके, इस एग्रीकल्चर फील्ड के, ठीक है। अब हुआ क्या, बारिश के दिनों में जब ये ऊपर जो छिड़काव करा गया है, ठीक है, इतना ज़्यादा छिड़काव करा गया है कि इन प्लांट्स की रूट्स को इन प्लांट्स की रूट्स को जितना भी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स,
ये जो चाहिए थे अपनी ग्रोथ के लिए, वो उनके पास उनकी जड़ों में मौजूद हैं। वो उनके पास उनकी जड़ों तक जो भी पहुंचने थे वो मौजूद हैं, और ये उनको अच्छी खासी ग्रोथ दे रहे हैं। लेकिन फार्मर अवेयर नहीं था, फार्मर अनअवेयर है कि उसको कितनी मात्रा में ये सारे, फार्मर अनअवेयर है एक बात से कि उसको कितनी मात्रा में ये सारे जो उसने केमिकल्स जो यूज़ करे हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स और कुछ अन्य केमिकल्स, ये उसको कितनी क्वांटिटी में छिड़कने थे। तो जितना प्लांट जो है वो नीचे मतलब जो ऊपर छिड़काव करा गया, प्लांट को जितना नीचे चाहिए था रूट्स पर, वो वहां तक तो पहुंच गया है। अब एक्सेस का फालतू का केमिकल जो है वो ऊपर बिखरा हुआ है। अब होगा क्या, सिर्फ बारी है, बारी है सिर्फ एक रेनफॉल आने की, ठीक है, और वो भी तगड़ी तरीके से अगर रेनफॉल गश हो जाए, ठीक है। बारिश जो है अगर तगड़ी तरीके से पड़ती है यहाँ पर किसी भी रीजन के अंदर, या फिर इतनी पड़ती है कि वो खेतों में पानी को भर दे, ठीक है, कुछ दिनों तक बारिश हो रही है, खेतों में पानी को भर दे, ये जो तालाब है इसके अंदर फिर इसके बाद होगा क्या, इसके अंदर ये जो खेतों के अंदर जो भी केमिकल्स ये जो मौजूद थे, ये सारे के सारे इस पानी के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। अब इस तालाब का पानी गांव वाले यूज़ करते होंगे रोज़मर्रा के जीवन के लिए, पीने के लिए। इससे चलो खुद भी नहीं पीते होंगे, लेकिन इसका पानी जो है अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को पिलाते होंगे, ठीक है, या इसको डालकर चारा बनाते होंगे। मतलब 100 काम होते हैं, घर में यूज़ हो रहा है, गाय भैंस भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के तौर पर यूज़ हो रहा है इस पॉन्ड का पानी, इस तालाब का पानी। अब वो दूषित हो चुका है, बताओ हो गया कि नहीं हो गया, इस पॉन्ड का पानी दूषित हो गया। दूसरा केस ये बनता है, अगर हम इसी की एक्सटेंशन ले लें, जहां पर मान लो ये जो अपन ने सीड्स जो बो करे जो सो करे थे ना यहाँ पर, जो बोए थे, अब ये जो है सैपलिंग बन गए इस तरीके के, ठीक है, फसल जो है वो बन गई है। लेकिन यहाँ पर एक केस है, फार्मर को तो पता नहीं था कितना डालना है। अब ऊपर से क्या हुआ, जो खेतों का जो पानी था वो बगल के तालाब में नहीं गया, जब भरने के बाद जो ऊपर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड जो ऊपर केमिकल को जो छिड़काव था सॉइल में, सॉइल की इंटरस्पेसिंग की वजह से, इंटरस्पेसिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, इस फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स केमिकल्स ने, जो कि वाइट और येलो कलर के अपने डॉट से जो बनाई है, उसने रिस रिस कर अपनी जगह जो है वो नीचे बना ली। ये ऊपर अभी तक पड़े हुए थे, हम इनको यहां बना देते हैं, ये अभी तक यहां पर ये ऊपर पड़े हुए थे इस कदर, इस प्रकार से। और ये जो लाइट ब्राउन कलर की जो लेयर है ये मिट्टी की लेयर है, मान लो जितनी जरूरत थी प्लांट को वो उसके रूट तक पहुंच गया है। लेकिन और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा है, ऊपर जो छिड़काव जो है वो करा गया है। अब नीचे क्या है, नीचे है इस जगह पर एक ग्राउंड वाटर की लेयर, यहां पर एक ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर कहीं ना कहीं आप मानोगे कि ये ऐसी जगह से कनेक्टेड होगा, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बात है वेल से जाता होगा इसका पानी, या फिर घरों तक आता होगा। कुल मिलाकर इसको जो ह्यूमन बींग्स हैं, इसको जो इंसान है, वो उस पर्टिकुलर जगह पर कंज्यूम कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर जगह पर कंज्यूम कर रहे हैं। अब जैसे ही ये जो केमिकल्स हैं ये इसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट होंगे, जैसे ही इस पानी के अंदर ये मिक्स होना ये जो है ये स्टार्ट होंगे, तो अब क्या हुआ, ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो गया, ठीक है। तो एक जो पॉइंट था जहां पर आपको राइटर ये बता रहा था, जहां पर आपको राइटर बता रहा था एग्रीकल्चरल रन ऑफ, तो ऊपर से पानी जो है वो बहकर खेतों के अंदर पानी भर गया, उधर से बहते हुए जो खेतों के अंदर पदार्थ जो मिक्स था इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स, डिजॉल्व सॉल्ट्स, या कोई भी ऐसे टॉक्सिक मेटल आयंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो बहकर क्या कर गए, एक्सेसिव फर्टिलाइजर किसानों ने डाल रखा था, उसकी वजह से क्या हुआ। नंबर 1 पॉइंट पहले ये देखो, जो और है ना, और को अपनी लक्ष्मण रेखा मान लो, और इसके 2 केस हैं, यहां पर है केस नंबर 1, यहां पर है केस नंबर 2। अगर वो बहता बहता ऊपर की तरफ गया
तो वो किसी सरफेस वाटर के साथ मिक्स होकर उसको टॉक्सिक बना देगा, जैसे कि इस केस में इसने पॉन्ड को टॉक्सिक बना दिया है। अगर वो रिस रिस कर ग्राउंड वाटर तक गया तो बन जाएगा ये दूसरा केस, ये पहला केस अपना, जो कि कहलाएगा लीचिंग, जो कि कहलाएगा लीचिंग। दोनों केस समझ गए? बताओ डायग्राम से। लीचिंग वाला ये है कि जो पानी है वो रिस रिस कर नीचे चला गया अनन्या, ये जो ग्राउंड वाटर वाला है ना, तो वो लीच कर गया, पानी नीचे चला गया, वो सारे के सारे जो टॉक्सिक जो मेटल्स या जो भी थे केमिकल्स वगैरह जो ऊपर थे ना। सॉइल क्योंकि एक ऐसी चीज है, एक बात बताओ, आप हाथ में अनन्या सूखी एक रेत लो, ठीक है, एक सूखी रेत लो, मैं उसके ऊपर एक ढक्कन पानी डालूं, कोका कोला की बोतल से, पेप्सी की बोतल से, तो वो हो सकता है कि आपके हाथों के तलवे पर जो उसके ऊपर रेत है वहां तक नहीं पहुंचे वो पानी, है ना। लेकिन अगर मैं आधा लीटर पानी डाल दूं उस रेत के ऊपर, तो एक बात बताना, रेत इधर उधर होकर तितर बितर होकर आपके हाथ में सिर्फ एक कीचड़ सा नहीं बन जाएगा पानी का और उस रेत का। हाँ, हाँ वही है कि इरिगेशन या तो कर रहे हैं ना, या तो ज्यादा पानी डाल दिया, या बारिश आ गई वहां पर जाकर। हाँ, कुल मिलाकर हमने ऐसी परिस्थिति बना दी, ऐसी सिचुएशन बना दी कि जो केमिकल्स उसके ऊपर जो पड़े हुए थे, एक तो गलती क्या हो गई कि जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह जो थे वो जितने मिलने चाहिए थे क्रॉप को उससे कम, उससे ज्यादा मात्रा में है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर एक्सेसिव इरिगेशन या फिर अगर कोई इवेंट होता है जैसे एक्सेसिव रेनफॉल का, वो बहते बहते जो है वो पानी अपने साथ खेतों के ऊपर पड़े हुए टॉक्सिक मेटल्स को किसी सरफेस वाटर तक ले जाएगा, नदी वगैरह में मिक्स कर देगा, तालाब वगैरह में मिक्स कर देगा, या तो वो रिस रिस कर ग्राउंड वाटर में चला जाएगा नीचे की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई आशमा? या ये केस साइमल्टेनियसली दोनों भी तो हो सकते हैं एक साथ, क्यों मयूर? वन और टू दोनों भी तो हो सकते हैं। बारिश के दिनों में जब बारिश रुकेगी उसके बाद लीचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, या उन दिनों जिस दिन बारिश ज्यादा हो रही है तो सॉइल के अंदर इंटरस्पेसिंग बहुत ज्यादा है तो वैसी लीचिंग हो गई, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो गया। और अनन्या, वो सारा बह बहकर किसी एक तालाब या फिर किसी एक नदी के सोर्स के साथ मिक्स भी हो गया, वो सारे केमिकल्स। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो रन ऑफ के टाइम पर हो गया, क्यों? जब एक बार पता लगातार बारिश हो रही है तो खेतों से पानी बहकर बाहर नहीं जाएगा क्या कुणाल? जैसे 3-4 दिन तक बारिश अगर मध्य प्रदेश में होती रहती है तो खेत भर नहीं जाते हैं बहुत आराम से, छोटे छोटे खेत। रन ऑफ होता है कि नहीं होता है? रन ऑफ से पता है एक दिक्कत और होती है, वो यार टेक्निकल टर्म्स नहीं यार, देखो अभी आराम से बिल्कुल सही बोल रहे हो, बढ़ जाएगा, लेकिन अभी उतना ही जितना बच्चे ABCD के लेवल पर सीख सकें, ठीक है सही बोल रहा है ना, कोई गलती नहीं है। कितना, कितनी इरिगेशन करनी है, कितना इरिगेशन तो छोड़ो, पानी कितना डालना है वो ठीक है, ये भी नहीं पता कि कितना फर्टिलाइजर्स और ये केमिकल्स वगैरह अलग अलग डालने हैं। हम्म, हाँ हाँ, ये मैंने शुरू में भी बताया था यहाँ पर। अच्छा, और टॉपिक से डेविएट मत होना आप लोग, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो ये जो हमने सिनेरियो बनाया, हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, वाटर पोल्यूशन, है ना। पानी जो है वो, जो पानी के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए फिट नहीं है पीने के लिए, रहने के लिए, और ऐसे ही इंसान अगर उस पानी को यूज कर रहे हैं तो उनके भी वेरियस एक्टिविटीज के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए वो फिट नहीं है वो पानी, ठीक है। अब पेस्टिसाइड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल, लाइक इंसेक्टिसाइड्स उसके अंदर हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर रॉ फॉर्म में इंसान के शरीर के अंदर जाने वाली चीज नहीं है ये बनी थी प्लांट के लिए, कि प्लांट जो है वो इसको लेकर, इस प्रोटीन पाउडर को लेकर अपनी बॉडी बना ले, और फिर जो है इस बॉडी बिल्डर प्लांट को अपन खाएंगे, ठीक है, हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। लेकिन डायरेक्टली जो प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिला हुआ जो ये प्रोटीन शेक है, अगर हम इसको पी लें फर्टिलाइजर की फॉर्म में, या इसको खा लें, या इसको चाट लें अगर जबान से, तो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। और वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंसान में क्या पहुंचाते हैं, क्या करवा सकते हैं? कैंसर, ठीक है। तो पहले मुझे बात बताओ, इतनी चीज समझ में आ गई?
अच्छा, इससे एक दिक्कत और होती है क्या? मुझे कोई एग्रीकल्चर रन ऑफ के बारे में और कोई बता सकता है? कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट, किससे और क्या दिक्कत हो सकती है एग्रीकल्चर रन ऑफ से? जैसे खेत का पानी भरकर, जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद थे, वो ओवरफ्लो करने लगा, तो इससे और क्या दिक्कत? एक तो सरफेस वाटर को पोल्यूट कर देगा वो, बगल में कोई तालाब वगैरह वो है, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली और क्या दिक्कत हो सकती है उससे? एल्गल ब्लूम? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं होगा, खेतों पे तो नहीं होगा इतनी आसानी से। इमीडिएटली कह रहा हूं इसलिए मैं। चलो एक चीज बताता हूं, सरफेस वाटर के पॉल्यूट होने से पहले वो वाली चीज हो जाएगी, बताओ क्या है? मतलब ये पानी जो है अनफिट फॉर वेरियस पर्पसेस, मतलब ये पानी बेकार बन जाएगा उससे पहले भी एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है एक चीज को बहुत गंभीर तरीके से प्रभावित करेगा। वो क्या है? सरफेस वाटर तो एक बार बताओ, वो पानी पहले वहां तक पहुंचेगा तब जाकर सरफेस वाटर को पोल्यूट करेगा ना? क्या तालाब क्या बगल में ही है सारे खेतों के? क्या नहीं ना। यार ये भी प्रोसेस टाइम लेगा। मैं कह रहा हूं एक चुटकी में, झटके में फसल, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, फसल खराब हो जाएगी और क्या। अच्छा मुझे पता ही नहीं था, सॉरी। सॉइल इरोजन भी और लंबा समय लेगा। कुछ बताओ जो मैं कहता हूँ इमीडिएट होगा, जो इमीडिएट। ये भी टाइम लेगा। इमीडिएट ये होगा, बगल वाले खेत की क्या गलती थी भाई मयूर, कि ये जो तुम्हारा भारी भरकम प्रोटीन शेक है ये वहां तक पहुंच गया? वो फार्मर हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हो। हमारे देश में ना एक दिक्कत होती है, इस पॉइंट को प्लीज नोट डाउन करना आप लोग। यार माइक बंद कर लो, जब मैं कुछ पूछूं सिर्फ तभी बोला करो, बाकी अपनी जबान बंद रखा करो। तो दिक्कत ये होती है हमारे देश में, कोई ना प्रॉपर तरीके से बाइफर्केशन नहीं होती है। क्यों? बिकॉज लैंड जो है, लैंड साइज काफी कम है हमारे देश में। हमने पढ़ा था ना एग्रीकल्चर के वाले चैप्टर के अंदर मयूर, लैंड साइज काफी कम है। और इसके अलावा शाइनी याद है एक एक नाम हम लोग लेते हैं लैंड फ्रेगमेंटेशन का, फ्रेगमेंटेड साइज और लैंड होल्डिंग जिसको बोलते हैं। छोटे छोटे जमीन सबके पास अवेलेबल है। अब एक बात बताओ, इस छोटे छोटे जमीन जो फार्मरों के पास अवेलेबल है, इसके दायरे में हम इतना सोचेंगे क्या? जिसमें मान लो मैं एक एग्रीकल्चर फील्ड बना रहा हूं जरा आपके सामने, ठीक है? इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं जिसमें हम छोटे छोटे लैंड फ्रेगमेंटेशन को दिखाएं। एक ये और एक ये छह जो है लैंडफील्ड्स हमने बना दी, और सारे जो किसान हैं उनके पास ये है अलग अलग तरीके से। अब देखना, जो मैं सबसे पहले लाइट ग्रीन कलर जो ले रहा हूं, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर में मैं ये दिखा रहा हूं कि ये जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? जल्दी बताओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? जिसमें केमिकल्स यूज नहीं होते, बेसिकली केमिकल लेस फार्मिंग, है ना? चलिए आपने बताई थी ना, ये वाली शॉर्ट में डेफिनेशन है ना, केमिकल लेस फार्मिंग। अब हम ये एक डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं इसके अंदर। इसमें ये वो वाले खेत हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स भर भर के इस्तेमाल करे गए हैं, ठीक है? जिसके अंदर भर भर के इस्तेमाल करे गए हैं। और एक जो है, हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये जो लैंड है, एक लैंड, इट इज गेटिंग रेडी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये अभी तक एक वेस्टलैंड की फॉर्म में पड़ा हुआ था, लेकिन इसकी साइंटिफिक मेथड से हमने फर्टिलिटी रीगेन कर दी है। अब बस इस पर खेती बाड़ी करना जो है वो बाकी है। हमने इस जगह पर तीन प्रकार के
तीन प्रकार के खेत बनाए। एक जिस पे हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक जिस पे हो रही है केमिकल फार्मिंग, और एक जो है इट इज गेटिंग रेडी फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, इस पे अभी तक किसी प्रकार की कल्टीवेशन कोई हुई नहीं है, लेकिन ये एक रेडी हो रहा है इस चीज के लिए, ये वाला लैंड। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में अगर एग्रीकल्चरल रन ऑफ होगा तो वो क्या अनन्या सीमाएं देखेगा क्या? पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पर हमें दिक्कत किन दो तरीके के लैंड से है? सी वालों से, ओ वालों से, या फिर जो रेडी हो रहा है क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के लिए? मतलब केमिकल लैंड, मतलब केमिकल फार्मिंग वाले लैंड से हमें दिक्कत है, ऑर्गेनिक लैंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग जहां पर हो रही है वहां से दिक्कत है, किससे दिक्कत है हमें? हाँ, दिक्कत एक्चुअली अभी किसी से नहीं है, जब तक जो है एग्रीकल्चर रन ऑफ ना हो, क्योंकि अपने अपने वे में सब लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए रेडी हो रहे हैं। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट जो देंगे, जो क्रॉप्स होंगे, आप किसके कंज्यूम करना पसंद करोगे, जो कि आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया बैठेंगे? आपको क्या लगता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले, राइट? अब अगर किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, पानी जो है यहां पर बहता है, यहां से निकलता है, तो मुझे को बताओ, वो क्या जानेगा कि मुझे सिर्फ जो है केमिकल जहां पर फार्मिंग हो रही थी वहां के खेतों में पानी भर गया है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो इस जगह पर एंटर नहीं कर सकता क्या? अपने बगल वाले जो लैंड है, यहां पर जो है पानी का ओवरफ्लो अपने साथ जो कि केमिकल्स हैं वो इसमें एंटर नहीं कर सकता क्या? इधर, या फिर इधर, या इधर, इसका पानी इधर, और इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, यहां तक पहुंच जाएगा। ये तो अभी रेडी हो रहा था जस्ट, बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो उसको जो है कल्टीवेबल वेस्टलैंड से एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट करा गया था। तो एक जगह के जो केमिकल एनरिच, वैसे ये टर्म मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, केमिकल एनरिच यानी कि आप ऐसा मान लो कि जहां पर केमिकल फार्मिंग हो रही है, फार्मिंग हो रही है ऑन द बेस्ड ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, केमिकल फार्मिंग हो रही है, उसके अंदर एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है वो आस पास के जो ऑर्गेनिक फार्म वाले या फिर कोई दूसरे खेत है उनको भी प्रभावित कर सकता है, जो कि जस्ट हो सकता है कि उसके साथ इमीडिएटली अटैच्ड हो, सिर्फ एक मिट्टी के बाउंड्री का फासला हो उसके अंदर, या कोई फेंसिंग लगी हो। तो एक बात बताओ, बगल वाले फार्मर की बगल वाले फार्मर की क्या गलती थी कि उसके खेत भी इससे प्रभावित हो गए? तो अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अगर ये वाला पानी मान लो बरसात 15 से 18 दिन तक, 20-25 दिन तक लगातार हो रही है और भयंकर लेवल पर हो रही है बरसात, ठीक है, और ये जो केमिकल फार्मिंग वाले जो खेत हैं इनका जो वो है मिट्टी है जिसके अंदर केमिकल्स है, वो या जो पानी है वो उन केमिकल्स को लेकर ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग वाले लैंड के अंदर, या जो लैंड रेडी हो रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उस तक पहुंच गया, तो अब वो किसी भी प्रकार से ऑर्गेनिक रहे हैं क्या? बताओ, किसी भी प्रकार से अब वो ऑर्गेनिक हैं? नहीं ना, ये दिक्कत हो जाती है। समझ में आ गया इतना 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 पार्ट इसका अच्छे से? बताओ। ठीक है, उसके बाद दे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं अगर हम प्रॉपर वे में केमिकल्स का नाम लें? तो दे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स सच एज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एग्जाम्पल डीडीटी, एंडोसल्फन एक्सेट्रा। डीडीटी को अगर ह्यूमन बींग्स रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर ले तो क्या हो जाता है? हम्म, जानते हो इसका इंपैक्ट क्या होता है? पर्सन के अंदर से पहले तो झाग निकलेगा उसके मुंह से, ठीक है, और
पॉइजन फैल मतलब उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स हैं वो पॉइजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है पर्सन का, हार्ट बीट रुक सकती है और सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, मेटेलिक सॉल्ट्स। देखो मुंह से झाग निकलेगा सबसे पहले तो, है ना। झाग क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड्स है वो टॉक्सिक बन चुके हैं, जहर बन चुका है बॉडी के अंदर। इमीडिएट ट्रीटमेंट ना मिले ना तो मल्टी ऑर्गन फेलियर, है ना। जैसे कभी कभार इससे ना इंसान के पेट के अंदर अति का पानी भी भर जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली लीवर और किडनी पे अटैक, उसके ऊपर डैमेज। ठीक है। और सडन डेथ भी हो सकती है, हार्ट बीट भी रुक सकती है। हाँ, ये इसी इशू एक्चुअली क्या था, कई लोग इसको ना सुसाइडल ड्रग के तौर पर यूज करने लगे थे। जैसे कुणाल जानते हो ना, जैसे गेहूं में कीड़े ना लगे तो उसके उसके बीच में एक बोरियों में एक वो गोली रखी जाती है। मैंने पीएमएफआईएस के कुछ चैप्टर्स पहले आपको पढ़ाया भी था वो आप लोगों को, है ना। तो कुणाल वो होता है ना कि अपने जो टंकियों में वो गोली रखी जाती है, अगर उसको इमीडिएटली बस कुछ जबान पे रख भी लिए तो कुछ सेकंड्स के अंदर ही इमीडिएटली उस पर्सन की डेथ हो जाती है। हाँ, सल्फास। इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। सल्फास ही बोलते हैं क्या? सल्फास तो नहीं बोलते होंगे, ऐसे कुछ होता है, पता नहीं मुझे। ठीक है। कार्बोनेट्स, ये सारे केमिकल्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे जो केमिकल्स हैं ये सब कुछ एग्रीकल्चर फील्ड में क्यों पटके गए थे? प्लांट की ग्रोथ के लिए ना। अगर आपके मुंह में ठूसने थे तो सरकार एक एक चम्मच सबको पिला देती है, पोलियो की ड्रॉप की तरह। क्यों अनन्या? लेकिन दीज केमिकल्स आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ना। लेकिन जो ये हमारे पानी में जो मेटल्स ये मिक्स हो रहे हैं, तो हमारे पानी को ये जहरीला बना रहे कि नहीं बना रहे हैं? अब ये इसी तालाब का जो पानी है, हमने इसी चैप्टर के अंदर देख लिया कितने प्रकार से प्रभावित हो सकता है। आप सोच के देखो, ये वाला पानी और ग्राउंड वाटर वाला पानी, यहां पर तो प्रॉपर वे में इंसान की करतूत डायरेक्टली नजर आ रही है कि किसान है वो अनअवेयर है, उसको पता नहीं है कि कितने ये केमिकल्स पटकने खेत के अंदर, उसने पटक दिया। बारिश हुई, एक्सेसिव इरिगेशन हुआ, उसकी वजह से ये हमारे अलग अलग जो जिससे हम पानी पीते हैं उन वाटर बॉडीज के अंदर या ग्राउंड वाटर के अंदर एंटर कर गए। तो एक तो ये वैसे जहरीला बना दिया इसने पानी को। ऊपर से इस चैप्टर के अंदर याद है केस शाइनी, फ्लाई ऐश और कोल ऐश वाला, अगर वो पावर प्लांट चल रहे हैं तो उसकी भी छोटे छोटे जो मेटल्स हैं या जो ऐश है उसकी जो परत है, अगर पानी के ऊपर बिछ जाए या खेतों के ऊपर जो बिछ जाए, उससे भी लीचिंग होते होते वो कंटेमिनेट कर सकता है वाटर को। ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर ये फूड चेन वगैरह को भी प्रभावित करता है। जैसे मतलब मान लो एक पोल्ट्री फार्म है, अब मुर्गियां पानी पीती है कि नहीं पीती हैं? शानी कितनी कर रही है, पीती मैंने देखा। ठीक है। मुर्गियां पानी पीती हैं। हर कोई जानवर पानी पीता है। ठीक है। तो आप अगर ऐसे तालाब से लाकर, छोटा सा तालाब है मान लो ये, और फ्लाई ऐश जैसी कोई एक जो इंडस्ट्री है जिसकी एक्टिविटीज की वजह से फ्लाई ऐश की परत यहाँ पर बिछ रही है, या ऐसा एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, ठीक है। आप उसका पानी जो है, उस तालाब का पानी लगातार ये मुर्गियों वगैरह को, ये जो है अपने पोल्ट्री फार्म्स के अंदर ये पिलाए जा रहे हैं उनको। उसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, वो चिकन या उससे निकला हुआ जो अंडा होगा वो आपके लिए कितना हेल्दी होगा बताओ? बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन उससे होगी कि नहीं होगी बताओ? वो फूड चेन के एंटर करेगा कि नहीं करेगा? ये सब जो मेटल्स हैं, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, इसके अंदर एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे? चांसेस हैं, मैं कह रहा हूँ चांसेस हैं। लंबे समय तक अगर आप उनको जो पालन पोषण करते करते, जब तक वो एक चूजा था, चूजे से आपने उसको मुर्गी बनाते बनाते, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, एक तंदुरुस्त मुर्गा बनाते हुए फिर उसकी कटाई करी आपने, फिर उसका चिकन बना, उसका आप अगर कंज्यूम कर रहे हो, या फिर उसका अंडा जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हो मुर्गी का, तो उससे कुछ बॉडी में टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना? बढ़ेगी। ये दिक्कत हो जाती है इन सब चीज़ों से। मतलब इसके अंदर जितनी चेन खींचना चाहो ना कहानी बनाकर, उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है इसकी, वो बहुत चल सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना हो या कवर ना करवाया। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए। ठीक है। उसके बाद
मैनी ऑफ द पेस्टिसाइड्स आर नॉन डिग्रेडेबल। अब अनन्या दिक्कत क्या होती है शाइनी, कि जो पेस्टिसाइड्स है ना अलग अलग, दे आर नॉन डिग्रेडेबल, यानी कि उनका ठिकाना सही से लग नहीं पाता है। जैसे इसकी बात मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लो कि किसान ने, अनन्या क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह जो खेतों के ऊपर जिनका छिड़काव करा डाले भी ना, तो जितना इस प्लांट को चाहिए था इसने उतना ही लिया, एक्स्ट्रा नहीं लिया, और फार्मर भी अवेयर था, उसने डाल दिया। अब आप कहोगे यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? जितना केमिकल चाहिए था प्लांट को फार्मर ने बिल्कुल सही मात्रा के अंदर डाला, ओके। लेकिन इनके अंदर भी एक चीज होती है, जो पूरा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड होता है ना, प्लांट जो है वो पूरा कंज्यूम नहीं करते अगर सही मात्रा के अंदर डाला भी गया हो। यानी कि वो कुछ को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं कंज्यूम करने से। यानी कि इस फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को सही मात्रा में डाला गया, इसका प्लांट ने पूरी तरीके से उपयोग नहीं करा, इसका निचोड़ निकाला, ठीक है, और वही खाया, वही कंज्यूम करा जो उनके लिए सही था। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मतलब बच्चों वाला। छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको समोसा अच्छा लगता है लेकिन समोसे के आलू उनको यक लगते हैं, तो वो ऊपर की पापड़ी पापड़ी खा लेते हैं उसकी, ठीक है। आलू साइड में कर दिया किसी ने, तो वो चीज हो जाती है यहां पर, समझ गए? जैसे आप बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें मान लो कि अपन एक कहीं का बहुत बढ़िया सा बर्गर खा रहे हैं। अब बर्गर के अंदर जैसे मतलब मुझे जो है सबसे यक चीज लगती है, वो लगती है एक टमाटर अगर उसके अंदर पड़ा हो, सबसे पहले मैं उसको निकाल के साइड करता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी बर्गर के अंदर टमाटर हो। तो अगर मैं उसका जो टमाटर निकाल रहा हूँ तो वो तो एक वेस्ट हो गया, वो बर्गर से निकला हुआ। अभी तक अगर मैं उसको कंज्यूम कर लेता तब तो कोई बात ही नहीं थी। अब ऐसे अगर हर एक कस्टमर जो है वो टमाटर टमाटर निकालने लगे, तो एक मैकडोनल्ड में बैठे हुए जो उनका जो स्टाफ, मतलब जो साफ सफाई करेगा, तो वो डस्टबिन को जब आप ये देखिएगा तो वही देखिएगा कि भाई आज मेरे पास 500 ग्राहक आए और 500 पीसेस टमाटर के डस्टबिन के अंदर ये पड़े हुए क्योंकि किसी ने भी नहीं खाया, ठीक है। अब उसका करे तो क्या करे, क्या ठिकाना लगाए, वो तो किसी काम का नहीं है। तो सिमिलर वे में यहाँ पर क्या होता है, जो अपने फर्टिलाइजर्स और जो वो है वो सही अमाउंट में डाले थे। हमने बर्गर मैकडी में जाने के बाद उतने ही मंगवाए थे जितने हमें खाने हैं, लेकिन उसके अंदर हमने पूरे बर्गर को कंज्यूम नहीं करा। टमाटर नहीं पसंद तो टमाटर निकाल के साइड में फेंक दिया। एक बच्चे को समोसा उसने पूरा मंगवाया, मैं 2 समोसे खाऊंगा, लेकिन 2 समोसे को उसकी जो ऊपर की जो पापड़ी थी वो खानी थी, उसको आलू नहीं खाना था उसका। उसने आलू निकाल के साइड कर दिया, वो आलू डस्टबिन में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं खाने वाला उनको, बेकार। कि बिना जो समोसे की जो पापड़ी नहीं है तो उसके ऊपर फिर आलू का क्या काम, ठीक है। वो निकाल के साइड हो गए। सिमिलरली यहाँ पर क्या, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सही क्वांटिटी के अंदर डाले गए, जितनी प्लांट को आवश्यकता थी उतना ही खाना इनको दिया जा रहा है, लेकिन वो पूरा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो उसमें तो कुछ चीजें उनको नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा सा थोड़ा सा पार्ट उसका, थोड़ा सा भी नहीं बहुत ज्यादा पार्ट जो है उसका छोड़ देते हैं। पानी पता है क्यों मिलाया जाता है? ताकि पानी से वो जो जितना उनको निचोड़ना है ना, वो उसका निचोड़ ले लें और बाकी चीजें छोड़ दें। लेकिन अब बाकी चीजें जो खेतों में पड़ी हुई हैं, आप मुझे बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिससे हम उसको अलग कर सके, जिन्होंने वेस्ट जो छोड़ दिया है इस फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और वीडिसाइड्स और इन केमिकल से, बताओ। जितना उनको चाहिए था उतना तो उन्होंने उपयोग कर लिया, उसका उतना तो यूज कर लिया है। बाकी जो चीजें बची हुई छोड़ दी हैं, उसको अब हम खेतों से अलग कैसे करें, ये बताओ जरा मुझे। हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो वो बहुत सारे सालों में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता चलता है। जब वो एक्यूमुलेट होता चलता है ना, मेरी बात अब ध्यान से सुनना, इसको हम यहां बनाते हैं। बहुत सारे सालों में, अनन्या सभी लोग ये डायग्राम सारे बना लेते हो ना, है ना? ये मैं ड्राइंग करने के लिए नहीं बना रहा हूं कि मैं कितना अच्छा कलाकार हूं, ठीक है। ये समझाने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है डायग्राम ये सॉइल की लेयर है, ठीक है, मेजर लेयर, नीचे रूट्स हैं अपनी। अब क्या है, यहां पर जो भी प्लांट है, उसने जितना इनको कंज्यूम करना था वो कर लिया, लेकिन बड़े सारे सालों में ये जो है, जो ऊपर वेस्ट था वो एक्यूमुलेट होता चलता है। एक्यूमुलेट कैसे होता चलता है, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये एक लेयर थी
जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ, पहले इसको मोटा कर देते हैं सर थोड़ा सा, मिट्टी के लिए ये ठीक है। ये एक लेयर थी फर्टिलाइजर्स की, अलग अलग केमिकल्स की, जो कि एक्यूमुलेट होते होते ये सॉइल के ऊपर पड़ी हुई है, प्लांट्स को उसको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। प्लांट्स को जितना चाहिए था उतना उन्होंने खींच लिया था इससे। उसके बाद अगले साल या अगले क्रॉपिंग सीजन में फिर ये पट के गए नए फर्टिलाइजर्स वगैरह, इससे भी प्लांट को जितना निचोड़ना था उन्होंने निचोड़ लिया, फिर वो वेस्ट कुछ इसका बच गया, फिर अगले साल अगले क्रॉपिंग सीजन में फिर पट के गए, ये भी एकदम फ्रेश है। लेकिन अब ये जो एक्यूमुलेट हो जाता है, ये एक्यूमुलेट जब होगा, और पानी की मात्रा बिल्कुल प्रिसाइज तो हो नहीं सकती, पानी की मात्रा बिल्कुल प्रिसाइज तो हो नहीं सकती, तो जब पानी डाला जाता है और रूट्स में जब ये पहुंचता है, मैं ग्राउंड वाटर की बात नहीं कर रहा अभी, सिर्फ प्लांट को जो हमने पानी पिलाया है, जब ये इसके रूट में जब ये पानी जो ये पहुंचता है, तो और ऊपर भी पानी, पहली बात तो रूट तो बाद में पहुंचेगा, पहले तो आप पानी जो है ऊपर से डालोगे खेतों के अंदर। अब प्रिसाइज लेवल का पानी तो आप डाल नहीं सकते हो, जो कि इस मिट्टी से, मिट्टी के अंदर ये नीचे कैसे गया रूट तक, यहां पर जो है एक सेकेंड, यहां पर जो है सॉइल की इंटरस्पेसिंग अवेलेबल, सॉइल का इंटरस्पेसिंग अवेलेबल था। इस इंटरस्पेसिंग को दिखाने के लिए मैं ये ऐसी बना देता हूँ कि यहाँ पर ये जो है सॉइल के अंदर गैप्स जो है वो अवेलेबल है, उससे रिश्ता रिश्ता पानी जो है वो नीचे चला गया, ठीक है। पानी आ गया नीचे, अब पानी आया तो अपने साथ जो ऊपर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो पड़े हुए थे वो भी उसके साथ है। कभी कभार कुछ केसेस में क्या होता है, ध्यान से समझना, मैंने ये वाली बात आपको जो साइकिल्स करवाई थी ना, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, उसमें कवर करवाई थी। प्लांट की रूट, प्लांट की रूट जो है उसकी लक्ष्मण रेखा यहां तक है, इस जोन तक, उसकी रूट यहीं तक आ पाती है। ये है प्लांट की रूट की लक्ष्मण रेखा, उसकी रूट यहीं तक आ पाती है। कभी कभार एक्सेसिव लीचिंग की वजह से ये जो ऊपर फर्टिलाइजर्स या जो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं, ये ये पहुंच जाते हैं इतनी नीचे, इतनी नीचे पहुंच गए। अब किसान ऊपर बैठकर ये असमंजस में होता है कि यार मैंने इतना फर्टिलाइजर्स इतना केमिकल्स वगैरह डाला, लेकिन मेरे इस प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, ये अभी तक जो सीड है ये कंप्लीट तरीके से सैपलिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वो क्या करता है, और ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स और अन्य प्रकार के केमिकल्स का और ज्यादा छिड़काव करता है। यहां पर जब ये और ज्यादा छिड़काव करता है, फिर पानी डालेगा, फिर लीचिंग होगी, तो यहां पर देख रहे हो एक्सेसिव इरिगेशन कर डाली इसने, या नहीं भी कर डाली तो सॉइल के जो पोरस नेचर की वजह से, और इसको जो ये अज्ञानी था, इसको पता नहीं था कि कितना यहां पर फर्टिलाइजर्स वगैरह वो पटकना है, और पटकता चला गया, या पानी का संतुलन बिगाड़ दिया, ठीक है, इसको पता नहीं था। अब यहां पर जो है इन फर्टिलाइजर्स वगैरह का जो, या जो केमिकल्स का जो एक्यूमुलेशन है, ये और ज्यादा तगड़ी तरीके से इकट्ठा होने लग जाता है, और रूट्स प्लांट्स की परेशान हो रही होती है कि हमें जो केमिकल्स हैं वो मिल क्यों नहीं रहे होते हैं। अल्टीमेटली नीचे जाकर जो ये लेयर आनी है, अब यहां से शुरू हो जाएगा ग्राउंड वाटर के लेयर, और बस ये जो है सारे के सारी चीजें, ये रिश्ते रिश्ते पोरस होने की वजह से ये नीचे नीचे आते आते ये इस ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाती है। तो लीचिंग एक प्रकार से ऐसे ऐसे होते होते ऐसे भी प्रभावित कर देती है एक पानी को। पहले बताओ ये प्रोसेस समझ में आया कि हुआ क्या। अगेन यहां पर फार्मर की अनअवेयरनेस को, मतलब क्या कहते हैं, उसकी लैक ऑफ अवेयरनेस को दिखाया मैंने, और प्लांट के एक जोन तक ही जो है वो जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या जो भी केमिकल्स है वो एक जोन तक ही, मतलब उसको सिक्योर कर पाते हैं। आप फर्टिलाइजर्स, ये जो वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को छोड़ो, फर्टिलाइजर्स पे तो ग्रोथ की जरूरत है ना प्लांट को उसके लिए, लेकिन वो रूट से नीचे चले जाते हैं कभी कभार, फार्मर और ज्यादा एक्स्ट्रा बोरी डालने लग जाता है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक
छोटी सी बॉटल आई थी, मतलब वन ऑफ द वे है ये, नैनो यूरिया। जानते हो सब लोग इसके बारे में, जो कि अभी तक मतलब पढ़ते हुए आ रहे हो। अब नैनो यूरिया के अंदर क्या है अनन्या, कि 50 किलो का जो यूरिया था, अब वो उतना मतलब उतनी एफिशिएंसी जिसके अंदर इतनी थी ना, इतने यूरिया के अंदर, जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर आप ये 50 किलो का यूरिया अगर आ रहे हैं अगर खेतों में पटक दोगे, तो प्लांट्स या जो आपके खेत हैं, जो उसके अंदर जो जितने भी ये जो सैपलिंग्स जो उगेंगे, वो सारे 50 kg कंज्यूम कर लेंगे क्या? नहीं ना, वो वेस्ट छोड़ भी देंगे उसका। इसके लिए हम लोग इतनी एफिशिएंसी का यूरिया एक 500 ml की बॉटल में लेकर आ गए। अब हमें सिर्फ इसका छिड़काव करना है, इसको छिड़कना है बस हमें। समझ गए नन्या, ईशा, ठकुराइन? ये क्या है? इको फ्रेंडली लिक्विड फर्टिलाइजर। अब अनन्या मुझे एक बात बताओ, शनि, इसको इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर क्यों बोला जा रहा है? वो वाला फर्टिलाइजर इको फ्रेंडली क्यों नहीं है? देखो, इससे भी यही सब हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों बोला जा रहा है? वो जो है एक्सेसिव अमाउंट में डल जाता था और फार्मर को समझ में नहीं आता था कि हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो रही, तो वो डालते भी डालता चला जाता था उसको। यहां पर क्या है, जितनी आवश्यकता होगी उतना ही डालना है। अब अलग अलग क्रॉप्स ना अलग अलग वे में बिहेव करते हैं, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मिट्टी पर अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, अलग अलग क्रॉप अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अलग सेम क्रॉप अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मिट्टी पर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। इसके लिए फार्मर के पास कभी कंप्लीट अवेयरनेस हो ही नहीं पाती है कि हमें डालना कितना है, ये सब चीजें, पानी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अब यूपीएससी की तैयारी करने वालों से जनरली लोग ये सोचते हैं कि भाई तेरे को तो ये पता होना चाहिए, तो क्योंकि तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना? तो अपन लोगों में से सबको पता है कि अगर शाइनी आज अपन चलें कि कुछ भुट्टा जो है उसकी खेती करते हैं अपन, या पटैटो या शकरकंद की खेती करते हैं अपन, अपन को पता है कितना पानी, कितना जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये सब क्या डालना है, डालना भी है कि नहीं डालना है? नहीं ना? क्यों शाइनी, आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो आप तो। शाइनी कहेगी आपको पता है, समझ गए? तो मैनी ऑफ द पेस्टिसाइड्स आर नॉन डिग्रेडेबल एंड देयर रेसिड्यूज हैव अ लॉन्ग लाइफ। देख रहे हो ना जो मैंने आपको बताया ना अनन्या, बात समझ में आ रही है आर्यन? जो उनके रेसिड्यूज हैं, पेस्टिसाइड्स जो बच गया ना, पूरा तो प्लांट ने कभी कंज्यूम करना ही नहीं होता है। दे हैव अ लॉन्ग लाइफ, मतलब वो बड़े सारे सालों तक यहाँ पर पड़े रहते हैं। अनन्या, मैंने ये दिखाया ना, एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे सालों तक? ठीक है, एक्यूमुलेट होता होता वो नीचे कहाँ मिक्स हो जाता है? ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ना नीचे क्या होता है, मिट्टी की लेयर के बाद जैसे मिट्टी पे मिट्टी, मिट्टी पे मिट्टी, रॉक रॉक रॉक, ग्राउंड वाटर जब आता है, तो कभी ना कभी तो ये मिक्स हो ही जाएगा ना, ये भी तो नीचे जा ही रहा है ना। ये इस स्टेज 1 पर था, सबसे ऊपर मिट्टी के ऊपर, फिर ये मिट्टी की लेयर जो थी वहां पर गया, रूट्स की लेयर थी स्टेज 4 पर गया, यहाँ तक नहीं पहुंच पाया स्टेज 4, और स्टेज 5 हम मान लेते हैं ग्राउंड वाटर की लेयर को। ये जो भी चीजें ऊपर मिट्टी के ऊपर डाली जाती है, मिट्टी के अंदर इंटरस्पेसिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, उसके पोरोसिटी नेचर की वजह से, ये सारी चीजें स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक जो है वो नीचे ही तो आ रही है। बताओ, नीचे ही तो आ रही है। ठीक है, तो वेस्ट फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स, पिगरीज एंड स्लॉटर हाउसेस, दे रीच द वाटर थ्रू रन ऑफ। अब समझ गए वाटर थ्रू रन ऑफ कैसे? दो तरीके से, दो तरीके से, या तो पहुंचेगा बगल के किसी सरफेस वाटर पर, या तो पहुंचेगा कहां पर? अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर, समझ में आया? मैं इन सारे फैक्टर्स को देखो आराम से इसलिए करवा रहा हूँ, मैं इस चैप्टर को आराम से 1 घंटे के अंदर भी खत्म करवा सकता था, लेकिन आप लोग अब देखो इनफ मेच्योरिटी रख चुके हो, इतना पेशेंस आप रखते रखते फर्स्ट चैप्टर थे यहाँ तक, कितने महीनों में मेरे पास या यहाँ तक आ गए उस चैप्टर तक।
बात सिर्फ ना प्रीलिम्स ओरिएंटेड कवर करवाने की या सिर्फ मेंस ओरिएंटेड कवर करवाने की नहीं है। एक टॉपिक जब अपन कर रहे हैं तो अपन को तैयारी ऐसे ही करनी चाहिए कि उसको फिर बार बार अपन को देखना ना पड़े कि यार ये पढ़ा था लेकिन इसकी एनालिसिस करी नहीं तो यार मेंस का आंसर नहीं लिख पा रहे, फैक्ट्स के साथ उसको कवर करानी था तो यार प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिर वेस्ट है आपके लिए मेहनत। ठीक है, इतना समझ में आ गया पार्ट आपको? क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सोर्सेज जो हैं, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं फॉर वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो सकता है। वो है सबसे खतरनाक, थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन तो करता ही करता है लेकिन ये वाटर पोल्यूशन भी करता है। ठीक है, जैसे कि फ्लाई ऐश और कोल बेस्ड प्लांट जो है वो एयर पोल्यूशन तो कर ही रहे हैं वो, लेकिन साथ में वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐश उड़कर पानी के ऊपर अगर बैठती है या खेतों पे पड़ती है और वो पानी रिस रिस कर उसका लीचिंग होते होते वो नीचे पहुंचता है। उस ऐश के अंदर, कोल ऐश, फ्लाई ऐश के अंदर मेटल्स होते हैं, प्रोमिनेंटली 19 मेटल होते हैं। उनमें से बहुत टॉक्सिक होते हैं कुछ कुछ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। वो अगर हम तक पहुंचते हैं या अगर हम उसको कैटल को कंज्यूम करवाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियों को, तो वो सिर्फ बात पीने की नहीं होती, पानी को किसी की स्किन के ऊपर पड़ने की भी होती है, तो वो जहरीले साबित हो सकते हैं हमारे लिए या फिर जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो वो सब बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।